नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आज के एनसीईआरटी के वीडियो सेशन में। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में एनसीईआरटी क्लासिक्स के 5 चैप्टर पढ़ लिए हैं। आज हम 6वां चैप्टर पढ़ेंगे, अध्याय 6वां। इसकी हेडिंग है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो आज के चैप्टर में जो बालक है उसका नाम शंकरन है, और शंकरन के दादाजी तैयार हो रहे हैं सुबह सुबह, क्योंकि आज चुनाव का दिन है और वोट डालने वो जा रहे हैं। तो शंकरन के मन में ये सवाल उठा कि आज तो हम जिनको चुनते हैं उसके लिए एक व्यवस्था है कि हम वोट डालते हैं और फिर हम अपने नेता को चुनते हैं, लेकिन पहले क्या जो राजा महाराजा हुआ करते थे, क्या उन्हें भी इस तरह चुना जाता था जनता के द्वारा? ये कुछ इसके मन में सवाल थे और इसी को हेडिंग बनाकर आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो पहली हेडिंग बोलती कुशल शासक कैसे बने। तो लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को 1947 को देश आज़ाद हो गया और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान पूरी तरह से लागू हो गया, और उसके बाद से देश में चुनाव होने शुरू हुए और हम लोग अपने जो शासक हैं, नेता हैं, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको चुनते हैं और चुनने के लिए हम वोट देते हैं उन्हें, और जो भी व्यक्ति अधिक वोट पाता है वो जीतता है चुनाव। तो ये सारी व्यवस्था जो हम देख रहे हैं ये तो लगभग 50-60 वर्षों पुरानी है। लेकिन इसके पहले जो राजा होते थे वो कैसे चुने जाते थे? तो लगभग आज से 3000 साल पहले जो राजा बनने की प्रोसेस है उसमें कुछ चेंजेस दिखे, क्योंकि उसके पहले हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि ये जो कबीला है, जो जन है, उसमें एक उनका मुखिया होता था जो उनको लीड करता था। कभी युद्ध करना हो, कभी कोई विशेष काम करना हो तो उनको लीड करता था, तो उसको वो आमतौर पर राजा कह देते थे। लेकिन उनका राजा ऐसा नहीं था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, और उस टाइम के राजा के पास कोई परमानेंट आर्मी नहीं थी, कोई परमानेंट टैक्स सिस्टम नहीं था कि वो टैक्स कलेक्ट करेगा और अपने लोगों को और अपने राज्य को संभालेगा। वो तो काम पड़ने पे एक व्यक्ति लीडर बन के आता था और लीड करता था। लेकिन आज से लगभग 3000 साल पहले कुछ परिवर्तन देखने को मिले, और इस परिवर्तन में ये था कि ये जो छोटे छोटे कबीले थे जिनका एक मुखिया होता था, उसके अंदर ये भावना होती थी कि क्यों ना मैं और बड़े कबीले का और बड़े जन का मुखिया बनूं, और उसके लिए वो लोग यज्ञ करवाना शुरू करती है। तो एक यज्ञ का इसमें उल्लेख आ रहा है, इसका नाम है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ जो भी राजा करवाता था, ये माना जाता था कि वो बहुत बड़ा राजा है, और इस यज्ञ को अगर वो सफलता पूर्वक पूरा कर लेता था तो आसपास इतने राजा रहते थे वो उसके अधीन या उसके इंफीरियर या उसके गुलाम हो जाते थे और उसका एरिया बहुत बड़ा बन जाता था। तो अश्वमेध यज्ञ में जो, जैसा कि इसका नाम बता रहा है, अश्व का मेन इसमें रोल है। अश्व मतलब घोड़े का रोल है। तो इस यज्ञ में एक घोड़ा चुना जाता था, उस घोड़े को सजाया जाता था, उस घोड़े के ऊपर अच्छे अच्छे कालीन या कपड़े बिछाए जाते थे उसके ऊपर, और उसमें लिखवाया जाता था कि ये घोड़ा फलाने राजा का है। अगर कोई इस घोड़े को रोकता है तो वो उसे इस राजा से युद्ध करना पड़ेगा, और अगर आप इसको नहीं रोकते हैं तो हम ये मानेंगे कि आप हमारे राजा का सम्मान करते हैं, हमारे राजा की इज्जत करते हैं। ये बहुत सारी कुछ लाइनिंग लिखी होती थी उस घोड़े के ऊपर, जो कपड़ा होता था उसमें, और उस घोड़े के पीछे 3-4 जो सैनिक होते थे वो साथ साथ चला करते थे। तो ये घोड़ा पूरे इलाके में घूमता था, और जिस जिस इलाके से गुजरा, अगर वहां के राजा ने इस घोड़े को रोका नहीं, पकड़ा नहीं, तो ये माना जाता था कि वो राजा इस घोड़े के राजा से दब रहा है, कमतर है, और अपनी अधीनता स्वीकार करता है। लेकिन अगर उसने घोड़े को रोक लिया, घोड़े को पकड़ के बांध दिया, तो फिर उसे इस राजा से युद्ध करना पड़ता था। तो एक तरह से अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा, जो भी व्यक्ति ये डिक्लेयर करता था कि मैं अश्वमेध यज्ञ करूंगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती थी कि कोई एक ऐसा राजा है किसी कबीले का, किसी जन का, जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, और अगर उसका यज्ञ सफल हो जाता है और सारे लोग उसके घोड़े को पास होने देते हैं अपने अपने इलाके से, तो फिर वो बहुत बड़ा राजा बन जाता था। तो ऐसा ही अश्वमेध यज्ञ का आयोजन आप लोगों ने रामायण देखी हो तो भगवान राम ने भी किया था। राम जी का घोड़ा जब दौड़ रहा था तो उस घोड़े को रोका था 2 बालकों ने, लव और कुश ने। बाद में 2 बालक को राजा राम के दरबार में लाया जाता है और फिर वो अपनी कथा सुनाते हो, फिर राजा राम को मालूम चलता है कि ये तो हमारे ही बच्चे हैं। तो अश्वमेध यज्ञ में जो वो घोड़ा रहता है, जब वो पूरा भ्रमण परिक्रमा या जो भी उसको घूमना घामना है घूम घाम के आता है, तो उसके बाद उस घोड़े की बलि दी जाती थी और वही प्रसाद बढ़ता था। इसलिए इसका नाम अश्वमेध यज्ञ है, और जो भी व्यक्ति इस यज्ञ को करवाता था वो अपने आप में ही बहुत बड़ा राजा माना जाता था। और ये यज्ञ काफ़ी दिनों तक चलता था, और इस यज्ञ को कराने के लिए हमें पंडित चाहिए, प्रीस्ट चाहिए, पुरोहित चाहिए, और ये सब जो पुरोहित प्रीस्ट हैं उनको राजा
अपॉइंट करता था कि आप ये यज्ञ करवाइए, और इस बदले में राजा उनको बहुत सारे पैसा, सोना चांदी जो भी है वो उनको देता था। तो ये यज्ञ ही होना अपने आप में बहुत बड़ा माना जाता था। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, रामायण में राम जी ने भी यज्ञ कराया, इसका मतलब हम मानते हैं राम जी बहुत बड़े राजा थे और थे भी। तो ये जो यज्ञ है, इसमें जो मेन लीड रोल है वो उस राजा का है जो यज्ञ करवा रहा है। उसके साथ में जो भी उसके भाई भतीजे हैं, बीवियां हैं, बच्चे हैं, वो भी इस यज्ञ में शामिल होते थे। जो भी क्रियाकर्म है, जो भी रीति रिवाज है वो करते थे, लेकिन मेन जो आहुति है, मेन जो यज्ञ करना है वो कौन कर रहा है? मेन राजा कर रहा है। तो राजा का स्थान सबसे बड़ा होता था। और जब भी ये यज्ञ होता था, जो भी राजा यज्ञ कराता था, तो वो अपने आसपास के सारे राजाओं को पहले ही सूचना देता था कि भाई मैं यज्ञ करा रहा हूँ, अब आप लोग सचेत हो जाइए, ये घोड़ा आपके इलाके से दौड़ेगा। तो सबको पहले से पता होता था। एक तरह से बहुत बड़ा एक आयोजन हो जाता है, बहुत बड़ा एक अपीयरेंस होता था कि भाई अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, और बहुत सारे राजाओं को बुलाया भी जाता था कि आप आइए, यज्ञ करवा रहे हैं हम, आप आइए, आपका स्वागत है। इन्विटेशन मिलता था, बहुत सारे राजा आते थे, और जो आते थे वो ऑब्वियस सी बात है कि वो ये मान चुके हैं कि जो यज्ञ करा रहा है राजा, वो हमसे ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा शक्तिशाली है, ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए हम तो उसके इन्फीरियर या उससे नीचे ही रहेंगे। अब इस यज्ञ में भी जो पुरोहित है, पंडित है, प्रीस्ट है, वो सारा कामकाज करते थे, सारा यज्ञ करवाते थे। और इस यज्ञ में जो शूद्र होते थे उनको किसी भी तरह से अलाउ नहीं था कि आप इस यज्ञ को आइए, देखिए, या इसमें बैठिए, या यहाँ भी आयोजन हो रहा है वहाँ पे आप सम्मिलित होइए, ऐसा कोई अलाउ नहीं था शूद्रों को। बाकी जो ऊपर के 3 वर्ण है, जैसे ब्राह्मण तो करा ही रहा है यज्ञ, क्षत्रिय राजा ही है, और जो वैश्य है, उन दिनों को अलाउ था कि आप इस यज्ञ में आके भागीदार बन सकते हैं, बैठ सकते हैं। लेकिन यज्ञ कौन कराता है? कोई राजा कराता था। अब ये जो वर्ण व्यवस्था है, जो मैंने बोला कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये क्या है? तो वर्ण व्यवस्था के बारे में ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में बताया गया कि एक वर्ण व्यवस्था होगी, और वर्ण व्यवस्था को मनुष्य के शरीर के अंगों से बताया गया। जैसे व्यक्ति है, उसका जो सिर वाला हिस्सा है, ब्रेन को माना गया ब्राह्मण, कि भाई अब ब्रेन क्या करता है? इंसान को समझदार बनाता है, इंसान को पढ़ने लिखने में मदद करता है, इंसान को बुद्धिमान बनाता है। तो ब्राह्मण बुद्धिमान है, ब्राह्मण पढ़ा लिखा है, ब्राह्मण को ही सारे पूजा पाठ करने का अधिकार है, और ब्राह्मण को ही सारे नियम कायदे कानून बनाने का अधिकार है। क्षत्रिय जो है, दूसरा वर्ण जो है, उसको शरीर में जो हमारे 2 हाथ हैं उससे डिनोट किया गया है, हाथ और कंधे से। हाथ और कंधे का मेन काम क्या है? शरीर को बचाना, शरीर को स्टेबल करना। कोई अब लड़ाई हो तो आप लड़िए। तो आमतौर पर जो क्षत्रिय है उसका काम यह है कि आपको रक्षा करना है, आप वॉरियर है, आप योद्धा है, आप बचाइए, लोगों को सिक्योरिटी दीजिए, और आप लड़ेंगे, आप जीतेंगे तो आप ही राजा बनेंगे। तो अमूमन जो क्षत्रिय होते थे वही राजा बनते थे। तीसरा जो हिस्सा है, जो हमारी थाइस होती हैं, जांघ होती हैं, या कमर के नीचे वाला जो हिस्सा है, उसको बोला गया वैश्यों के लिए। और जो थाइस है, जांघ है, उनका क्या काम है? आपकी बॉडी को स्टैंड करना, खड़े रखना, बैठाना, आपकी बॉडी को ताकत देना। तो वैश्य का काम ये है कि भाई व्यापार करो, आप ट्रेड करो, दुकान चलाओ, बाजार बनाओ, हमारे ज़रूरत की जो चीज़ है, जो ब्राह्मण को चाहिए, जो क्षत्रिय को चाहिए, वो सब आप बनाइए, उसको बेचिए, पहुंचाइए। मतलब पूरा मार्केट का जो काम धाम है, व्यापारी वाला काम, वो वैश्य को दे दिया। जो चौथा वर्ण है उसको कहा गया शूद्र। शूद्र मतलब पैर वाला जो हिस्सा है उसको शूद्र माना गया। तो पैर को वाला जो हिस्सा है, कहने को तो भाई पैर नहीं हो तो इंसान खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन पैर ही सबसे निचला हिस्सा है। लोग चलते हैं तो पैर ही गंदे होते हैं, और पैर को तुच्छ माना गया है। कोई किसी को पैर से मार दे तो बुरी बात हो जाती है, किसी को पैर से छू लो तो बुरी बात हो जाती है। तो शूद्र को पैर माना गया, और शूद्र को कहा गया कि भाई तुम ऊपर के 3 वर्ण हैं, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी सेवा करोगे, और तुम्हें किसी भी प्रकार की पूजा पाठ करने की अनुमति नहीं है, तुम्हें किसी भी प्रकार का यज्ञ करने की अनुमति नहीं है, तुम्हें पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं है। मतलब सारी जो भी प्रिविलेज वाली चीज़ है वो शूद्रों को मना कर दी गई। और शूद्रों के साथ जो महिलाएं हैं, वुमेन्स हैं, उनको भी शूद्र कैटेगरी में रख दिया गया कि आप जो महिलाएं हैं वो भी, भले वो राजा की पत्नी हो, लेकिन वो महिला है, इसलिए तुम भी पढ़ लिख नहीं सकती हो, और तुम भी किसी पूजा पाठ में नहीं मतलब सम्मिलित हो सकती हो। तुम ऐसे नहीं कि तुम यज्ञ करवा रही हो, तुम पूजा पाठ कर रही हो, तुम हवन कर रही हो, ऐसा कोई काम तुम नहीं कर सकती। वैश्य और शूद्रों को एक में रखा गया। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है इसी बात को बताया। अब जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इनकी स्थिति बहुत अच्छी है, इनका समाज में स्थान बहुत अच्छा है, पैसे भी है इनके पास, सिक्योरिटी है, सब अच्छा जीवन है। सबसे बुरी जो व्यवस्था है वो महिलाओं और शूद्रों की है।
जैसे कि यहाँ लिखा है महिलाओं और शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। भाई पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते आप, तो आप उस टाइम क्या पढ़ना है? उस टाइम वेद थे, पुराण थे, आरण्यक थे, उन सबको नहीं पढ़ना है आपको। आप अलाउ नहीं है, आप मंदिर में नहीं आ सकते, आप पूजा नहीं कर सकते, आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते, आप किसी की पढ़ाई लिखाई वाली बात सुन नहीं सकते। ये सब डिस्कार्ड किया था, एक तरह का सेग्रीगेशन था। और ये सारा जो नियम थे कौन बनाया था? पुरोहित यानी पंडित, जो पहले वर्ण वाला व्यक्ति है, ब्राह्मण, उसने सारा नियम बनाया था। और इस नियम को फॉलो करवाने का काम कौन कर रहा था? क्षत्रिय कर रहा था, कि जो इसको फॉलो नहीं करेगा उसको क्षत्रिय दंड देगा, क्योंकि वो वॉरियर है, योद्धा है, वो लड़ेगा, लड़ता है, मारता है, पीटता है। अब ये जो वर्ण व्यवस्था है जिसका वर्णन ऋग्वेद में किया गया 10वें मंडल पे, उसमें कहा गया कि व्यक्ति का जन्म से ही, बच्चे का पैदा होते ही से ही वर्ण फिक्स हो जाता है। अगर कोई बच्चा वो शूद्र के घर पैदा हो गया तो वो शूद्र ही रहेगा, और कोई बच्चा ब्राह्मण घर पैदा हुआ है तो वो ब्राह्मण हो जाएगा। तो यहाँ पे बाई बर्थ तय होने लगा वर्ण सिस्टम। लेकिन इसके पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें हमने देखा था कि वहाँ पे टोटली वो मार्केट बेस्ड इकोनॉमी थी। अगर कोई व्यापारी का बच्चा पढ़ना लिखना चाहता है तो पढ़ाई लिखाई करे, मतलब व्यापारी जो कि वैश्य है उसका बेटा पढ़ लिख कर पंडित बन जाए, ब्राह्मण बन जाए। कोई ब्राह्मण का बेटा चाहे तो उसे युद्ध करना है, उसको लड़ाई करना अच्छा लगता है, तो वो क्षत्रिय बन जाए। तो वहाँ पे आपके काम से आपका वर्ण डिफाइन हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, शूद्र का बेटा शूद्र, ये फिक्स कर दिया। मतलब यहाँ पे निर्धारण जो है जन्म के आधार पे हो रहा है। अब वो बच्चा जो शूद्र के घर पैदा हो गया वो जीवन भर शूद्र ही रहेगा, भले वो कितना अच्छा पढ़ने लिखने में, लेकिन उसको कभी भी अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप पढ़ाई लिखाई कीजिए, आप पूजा पाठ कीजिए, आप अच्छी नौकरी करिए, कुछ नहीं, आप बस सेवा करिए। तो ये जो वर्ण व्यवस्था थी, बहुत लोग इसको स्वीकार नहीं करते थे। और जो कुछ राजा थे, जो क्षत्रिय थे, वो उनका भी मन था कि यार हम सेकंड वर्ण में क्यों आ रहे हैं, हम तो फर्स्ट वर्ण में आए जी, हम तो लोगों को बचा रहे हैं, लोगों की जान की सुरक्षा करते हैं, हम तो सिक्योरिटी देते हैं, हम तो युद्ध करते हैं, हम तो पैसा लाते हैं। तो कुछ कुछ राजाओं को भी ऐसा लगता था कि ये पुरोहित या पृष्ठ हमसे ऊपर कैसे। लेकिन ये व्यवस्था चली आ रही है। और आज भी हम आप देखते हैं तो जो ब्राह्मण है उसका बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, लेकिन आज वो उसके पास अधिकार है कि वो कोई भी काम कर सकता है। एक शूद्र का बेटा B.R. अम्बेडकर शूद्र के घर पैदा हो गए, लेकिन वो देश के पहले कानून मंत्री बने। अम्बेडकर साहब ने संविधान को ड्राफ्ट किया। अम्बेडकर साहब संविधान सभा में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे, लेकिन थे वो शूद्र। तो आज के समय पैदा होते ही बच्चे को उसकी कास्ट से जाति मिल जाती है, लेकिन वो जाति उसके साथ जीवन भर रहती है। लेकिन उसका जो काम होता है वो उस जाति को भी कभी कभी पीछे कर देता है। एक शूद्र व्यक्ति भी पढ़ लिख के इतना बड़ा व्यक्ति बन जाता है कि वो देश का राष्ट्रपति बन सकता है। अब आप मुझे बताइए, आज जो देश के राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है, और वो भी शूद्र में आते हैं, लेकिन वो देश के फर्स्ट पर्सन हो गए अभी। ये सारी बात इसमें कही गई है। तो लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया, ये सारी मैंने आपको बता दी, क्यों वर्ण व्यवस्था का विरोध लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चित्र है, ये एक मृद भांड है, एक बर्तन है जिसको खाने पीने की वस्तु को खाने के लिए या रखने के लिए उपयोग करते थे। और इसमें आप जो पेंट वो देख रहे हैं, रंग देख रहे हैं, ये ग्रे कलर का है। तो पेंटेड ग्रे वेयर के जो बर्तन थे, जो जिसमें ग्रे रंग का जिसे कहते हैं लेप हुआ है, ये आपको मिलता है वैदिक सभ्यता में, वैदिक काल में। और ब्लैक एंड रेड जो पॉटरी, जिसमें काले रंग और लाल रंग का जो लेप है वो मिलेगा बर्तनों में, या उनका रंग उस तरह के मिट्टी के बर्तन मिलेंगे, वो आपको कहाँ मिलेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब जनपद के बारे में बात किया गया है कि महायज्ञों करने वाला राजा अब जन का राजा ना होकर जनपदों का राजा हो गया। तो पहले हमने देखा है पिछले चैप्टर में कि जन मतलब लोग, और जहां वो रहते हैं उसे जनपद कहते हैं। तो एक जनपद का एक राजा होता था जो कि समय समय पर बदल जाता था, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन आज जब एक जनपद का राजा इस तरह के यज्ञ करवा लेता है, बड़े और सारे जनपदों में उसकी तूती बोलती है और सारे जनपद उसके अंडर आ जाते हैं, तो वो राजा बड़ा राजा हो जाता है। तो वही बात यहाँ लिखी है कि अब वो राजा जन का राजा ना होकर जनपदों का राजा हो गया। और जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह होता है। तो जन मतलब लोग, पद मतलब पैर। अब जहाँ लोगों के पैर है, तो जहाँ लोगों का पैर रहेगा, जहाँ किसी व्यक्ति का पैर रहेगा, वहाँ उसकी पूरी बॉडी भी तो रहेगी। जब पूरी बॉडी रहेगी तो व्यक्ति वहाँ रहता है। तो जनपद का बेसिकली मतलब ये है, जैसे कोई कॉलोनी है, कोई शहर है, तो शहर को हम जनपद कह देते हैं। आज भी आप देखिए जनपद होते हैं, सबसे नीचे ग्राम पंचायत होती है, फिर जनपद होते हैं, फिर जिला पंचायत होते हैं या जिला स्तर के लोग होते हैं। तो जनपद मतलब कई सारी ग्राम पंचायतों का समूह, तो है तो एक एरिया को जनपद बोल रहे हैं। तो जनपदों के राजा होते थे, और जब वो कई सारे जनपदों को जीत लेते तो वो बड़ा राजा बन जाता है। तो जब कई सारे जनपदों को हम जीत के
बड़ा एरिया बना रहे हैं, उसे हम कहेंगे महाजनपद। हम महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे कि कोई राजा एक जनपद का राजा था, लेकिन इसने इतने सारे जनपदों को जीत लिया कि वो महाजनपद का राजा बन गया, और फिर उसने अपना किंगडम बस बनाया और उसका बेटा ही फिर राजा बनेगा। तो यहाँ पे एक केस स्टडी दी है कि हस्तिनापुर, मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा नाम की 2 जगह है जहाँ पे खुदाई हुई, और वहाँ से मालूम चला कि वहाँ के लोग भी मवेशी रखते थे, जानवर को पालते थे, गेहूँ चावल धान जौ दाल तिल सरसों आदि फसल को उगाया करते थे। ये हम देखेंगे, नीचे मैप मिलेगा हमें, हम देखेंगे किस लोकेशन की बात कर रहे हैं। लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, इनमें से कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। धूसर मतलब ग्रे कलर और लाल मतलब रेड कलर। तो रंग के मतलब इनके ऊपर ऐसा रंग किया गया है, ये ग्रे कलर का है। अब महाजनपद की बात आई तो महाजनपद को आप अगर ब्रेक करो तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, महा और जनपद। जनपद तो क्लियर हो गया, एक इलाका जहाँ लोग रहते हैं। अब महा मतलब बहुत बड़ा इलाका, बहुत बड़ा शहर, बहुत बड़ा एरिया जहाँ लोग बसते हैं, उसे महाजनपद कहा गया। तो महाजनपद को कौन जीता होगा? कोई बड़ा राजा, उसने बहुत बड़े एरिया को जीता होगा, अपनी आर्मी दौड़ाई होगी, लोगों को हराया होगा, मारा होगा, पीटा होगा, कैद किया होगा, तभी तो महाजनपद बनाया। तो महाजनपद की जो शुरुआत है ये लगभग 2500 साल पहले से हो रही है। तो कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, उसके राजा बहुत बड़े हो गए, इंपॉर्टेंट हो गए। तो ऐसे ही कुछ महाजनपदों के बारे में ये मैप दिया हुआ है। अब आप इस मैप को देखिए, ये गांधार महाजनपद है। गांधार आज आप देखेंगे तो ये इसका जो इलाका है ये बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया। कुरु महाजनपद, हस्तिनापुर महाजनपद, कोसल महाजनपद, वैशाली महाजनपद, वज्जी महाजनपद, ये सब महाजनपद है। मतलब यहाँ पर बहुत बड़ा एरिया है, इसका एक राजा था और वो बहुत बड़े एरिया में राज कर रहा था, टैक्स व्यवस्था थी, टैक्स ले रहा था, फोर्टिफिकेशन किया था, बहुत बड़ी आर्मी रखा था। ये सब महाजनपद थे। कुल 16 महाजनपद बने हैं। मतलब थे तो बहुत सारे राजा, लेकिन एक राजा जो बहुत बड़ा बना उसने छोटे राजा को हरा दिया और उसको अपने अंदर ले लिया। अब इन महाजनपद में भी सबसे आखिरी तक जो महाजनपद बचा रहा, मतलब सबसे बड़ा महाजनपद जिसका राजा बहुत स्ट्रांग था, बहुत पावरफुल था, उसने सारे महाजनपदों को एक एक करके हरा दिया, वो महाजनपद मगध महाजनपद उसको कहते हैं। तो हम मगध महाजनपद के चल रहे हैं। और आप इसमें देखो, ये जो नीचे वाला हिस्सा है सदर्न इंडिया, साउथ इंडिया,